हे गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो कल यूके टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे और ये पेपर 2 मैं सॉल्व करा रही हूँ। इसमें मैं सीडीपी वाला पोर्शन कराऊंगी। अभी सीडीपी वाला पोर्शन करेंगे। इसमें केवल हम आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। तो हमें अब यही चेक करना है कि हमारे कितने आंसर सही हुए। तो आप अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा। और ये सेट डी है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए। गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। गतिविधियां केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए या केवल व्यक्तिगत उन्मुख गतिविधियों को ही योजना बनानी चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर वो होगा बी। क्वेश्चन सेकंड है, कॉलम ए का मिलान बी से करना है। इसमें पहले कॉलम में दिया है दिव्यांगता का प्रकार और दूसरे में दिया है पाठ्यचर्या अनुकूलन। तो इसमें चलन बाधित दिव्यांगता है, सीखने संबंधी दिव्यांगता है और अल्पदृष्टि दिव्यांगता है, लो विजन डिसेबिलिटी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। राइट आंसर होगा ए। और इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चों की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी की बात कर रहा है, तो इसमें ऐसा आंसर होगा जिसमें कि बच्चे को अपने विचार प्रकट करने होंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, भारत की राजधानी क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, और तीसरा ऑप्शन है, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, तो इसमें वन वर्ड आंसर नहीं होगा, क्योंकि वन वर्ड आंसर में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं लगती है। तो इसमें ऐसा आंसर होगा जिसमें कि बच्चा अपना तर्क देगा। तो इसमें आंसर होगा जो वो होगा सी, राइट होगा। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियाँ, सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य, व्यक्तित्व एवं सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ, सामूहिक खेल, गायन में प्रतिभागिता, और तीसरा है स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियाँ, जैसे चलना, कसरत करना, और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ, बागवानी, पकड़ना व भागना। तो इसमें क्या है, स्थूल जो ग्रॉस मोटर स्किल है, तो उसमें क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल में हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, जैसे दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, पकड़ना। तो ये जो और ऑप्शन डी दे रखा है, तो उसमें जो फाइन मोटर स्किल होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारी छोटी मसल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लिखना बोल सकते हैं, जैसे सुई, तागा, बटन लगाना बोल सकते हैं, कपड़े को सुई से सिलना। तो उसमें हमारी फाइन मोटर स्किल काम आती है। तो इसमें जो फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ दे रखी हैं वो दे रखी हैं, गलत दे रखी हैं। तो इसका आंसर होगा, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 5 है, एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। विकास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, अंतरंगना रंगता बनाम अलगाव, या पहल बनाम अपराध। तो जो 6 से 11 के बच्चे होते हैं वो किस में होते हैं, वो इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी में होते हैं, परिश्रम बनाम हीनता में होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। और क्वेश्चन 6 है, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि, मूल्यांकन और अनुसरण करने योग्य है। तो ये बोल रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, विस्तारीकरण, अंतर्दृष्टि, मूल्यांकन या उद्दवन। तो इसका आंसर होगा बी। बी आंसर होगा इसका। अब हम क्वेश्चन 6 लेंगे। ये पूछ रहा है, रोसा इंकपॉट परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। तो जो ये रोसा इंकपॉट टेस्ट होता है वो क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए। क्वेश्चन 8 है, कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि क्रिएटिंग हेल्थी इन्वायरमेंट। तो संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं एवं अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये इसमें तीनों बात सही हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए। 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। अब क्वेश्चन 9 है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। शिक्षक केंद्रित एवं व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित एवं
व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र या बाल केंद्रित और गतिविधियां आधारित शिक्षण शास्त्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये विद्यालय आधारित आकलन की बात कर रहा है, तो विद्यालय में कैसा असेसमेंट होना चाहिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 10 है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, या मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है, या मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ेंगे। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो ये मेंटल प्रोसेस की बात कर रहा है, तो मेंटल प्रोसेस में मेमोरी आएगी, थिंकिंग आएगी। तो इसका आंसर होगा ए। मोटिवेशन अलग चीज़ है, ये मेंटल प्रोसेस में नहीं आती है। इसको आप स्टार्ट कर लेना, मेरे को भी ये कन्फ्यूज़न लग रहा है, क्योंकि अभिप्रेरणा जब हम मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी तो हम मोटिवेट होंगे। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग ए है इसका आंसर। आप इसको वो स्टार्ट कर लेना, इसमें कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो जो ये विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है, तो इसमें सारे सिद्धांत सही हैं, तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, डी आंसर होगा। क्वेश्चन 13 देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में बाधक कारक हैं। तनाव, थकान या रुचि। तो इसमें तनाव भी होगा, अगर हम तनाव में होंगे तो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और हम जब थकान में होंगे तो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, और जब हमारे रुचि, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ने की है। तो जो क्वेश्चन 13 का आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि इसमें तीनों ही मायने रखते हैं सीखने की प्रक्रिया में। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा बी, बी राइट होगा। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है, या फिर किसी के बारे में कल्पना, इमेजिनेशन करने की प्रोसेस होती है, तो वो आती है कॉग्निटिव में। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 15 है, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। तो जो मूर्त अनुभव एवं अमूर्त अनुभव या तार्किक प्रोसेस की बात की गई है, वो कि पियाजे ने की है। तो पियाजे बोलते हैं कि जब तार्किक रूप से अमूर्त या अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, तो वो किस में होती हैं, वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 में है, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सृजनवादी उपागम का प्रयोग, बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग, या कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है उसकी बात पियाजे करते हैं, और बच्चे के ज्ञान एवं जो नॉलेज होती है और थिंकिंग की बात वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट और जो क्लासरूम की सीटिंग एंड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी है उसकी बात नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा फर्स्ट। आप इसको भी मार्क कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग 100% फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है। अगर बच्चा पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखेगा तो उससे जो रिजल्ट की है, मतलब जो उसके परिणाम होंगे, उसकी आशा हम नहीं रख सकते। तो इसमें बात की जा रही है रेडीनेस की, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब रेडी ही नहीं होगा पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, तो उससे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 18 है, किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, या प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। यहाँ पे इमिटेशन की बात नहीं की गई है, और ना ही यहाँ पे प्रैक्टिस की बात की गई है, और ना बोला गया है कि बार बार प्रयास किया और फेल हुआ और उसमें त्रुटि आई फिर सीखा। तो इसमें सिंपल बात की गई है इंसाइट, लर्निंग बाय इंसाइट, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो इसका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन 19 है, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? इसका आंसर होगा सिंपल सा क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन 20 है, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतरक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार की बौद्धिक कौशल में अच्छा है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि गाने की अच्छी धुन बना सकता है, तो ये तो म्यूजिकल में आ गई। और बोल रहा है कि दूसरों के साथ अंतरक्रिया अच्छे से कर लेता है, समाज के साथ उठता बैठता है, सामाजिक दायरा बहुत अधिक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पर्सनल की। जो इंट्रा पर्सन होता है वो सेल्फ के लिए होता है कि खुद को अच्छे से समझ पाता है, तो इंटर पर्सन होता है दूसरों के लिए। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बहुत से कथन होते हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, या बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की गई है, तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट का फॉर्मूला दिया गया है वो सबके लिए लागू होता है, तो वह हम किसी भी आयु वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। आप इसको भी नोट कर लेना, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 22 है, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? जो लर्नर होगा वो सेंटर में होगा, तो इसमें शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सृजनवादी उपागम या शिक्षक केंद्रित उपागम, तो इसका आंसर होगा डी सही होगा। क्वेश्चन 23 है, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह उदाहरण है। तो ये तब अच्छा लिखता है बोल रहा है विद्यार्थी जब उसको शिक्षक नोटबुक में स्टार देते हैं, वरना वो पता नहीं कैसा लिखता। तो ये सिंपल सी बात है। ये किसका उदाहरण है? ये है बाह्य अभिप्रेरणा का। ये बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, इसलिए वो स्टार मिलेगा करके वो क्या कर रहा है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहा है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 24 है, किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये है क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन 25 है, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? तो ये पुनर्बलन की बात कर रहा है, तो ये इसमें कौन सी थ्योरी होगी? इसमें ऑपरेंट कंडीशन की बात की जाएगी। समावेशी शिक्षा का अर्थ है बच्चे विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, या सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, या दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें किसकी बात की गई है? एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे, चाहे वो डिसेबल हो। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? स्ट्रेटजी अपनी हम अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें TLM का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सभी को साथ पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन 17 है, अधिगम है लर्निंग इज नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशलों का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन। तो ये क्या है? अधिगम क्या है? तीनों की बात करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 28 है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आंसर है, इसका आंसर है सी। क्यों इसका आंसर है? क्योंकि आप इसको सिंपल से मिलाना, शारीरिक की बात कर रहा है, फिजिकल की बात कर रहा है, तो इसमें फिजिकल रूप से एक्टिव होगा, तो ये इसका आंसर होगा। शारीरिक रूप से जो एक्टिव होगा वो दोस्तों के साथ खेलने में होगा। और जो मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा है वो कक्षों की संख्या बोल रहा है। सामाजिक की बात कर रहा है तो वो समाज में कैसे बिहेव करता है उसकी बात करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 29 है, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना। उदाहरण है सरलीकृत पाठ्यक्रम का, पूरक पाठ्यचर्या का, वैकल्पिक पाठ्यचर्या का, या गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का। तो ये थर्मामीटर का उपयोग करके जो प्रदर्शन करके क्वथनांक और हिमांक को दिखाया जा रहा है वो किसका उदाहरण है? यह है एक्टिविटी आधारित पाठ्यचर्या का। 30 लास्ट क्वेश्चन है, विग्योर उदाहरण है निमोनिक का,
प्रत्यक्षीकरण का, चिंतन का या तर्क का? इसमें ना ही प्रत्यक्षीकरण की बात की जा रही है और ना ही चिंतन की बात की जा रही है और ना ही रीज़निंग की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें रीज़निंग जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम दिया गया है उसकी हमको सबको पता है कि इसमें 7 कलर होते हैं जिनके पूरे-पूरे नाम दिए गए हैं। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा गया है, तो इसमें क्या बनाया गया है, इनका जो शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है वो निमोनिक बनाया गया है, जिसको हम आसानी से याद कर सकें। तो इसको निमोनिक होगा, ये होगा निमोनिक होगा इसका राइट आंसर। आप अपने-अपने आंसर मिला लीजिएगा और मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही हैं सारे। अब एक्यूरेट आंसर आपको 100% आंसर आपको आंसर की ऑफ़िशियल आंसर की आएगी, तभी आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।